I'm making three big predictions. First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. वॉर को शुरू हुए 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन क्या इससे हमारी रियल लाइफ में कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो क्यों? क्या वॉर के कंटिन्यू होने पर चीज़ें बिगड़ने का रिस्क है? किसी एक नज़रिए से देखने पर यह समझना इम्पॉसिबल है कि वॉर का हम आम भारतीयों पर कुछ इम्पैक्ट है भी या नहीं। इसके लिए इस वॉर की जड़ को समझना ज़रूरी है। आओ सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान की ज्योग्राफी देखें तो ये वेस्ट में इराक और ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लोकेटेड है। ये मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच एक ज्योग्राफिक ब्रिज की तरह काम करता है। और ईरान की कोस्ट लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बॉर्डर करती है, जो पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से कनेक्ट करता है। ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का लगभग 25% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ट्रांजिट होता है। एशियन कंट्रीज कलेक्टिवली यहाँ से गुजरने वाले क्रूड ऑयल का 90% रिसीव करती है, जिसका आधे से भी ज़्यादा चाइना और इंडिया मिल के रिसीव करते हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल LNG सप्लाई का 20% यहाँ से गुजरता है, जिसमें एशिया के टोटल LNG इंपोर्ट्स का लगभग 27% है। मतलब एशियन मार्केट्स के लिए इस क्रूड ऑयल को पहुँचाने का कोई दूसरा मीनिंगफुल रूट नहीं है। यानी यहाँ किसी भी गड़बड़ी से इमीडिएट ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 20वीं सदी में यूएस भी बाकी कंट्रीज की तरह मिडिल ईस्टर्न ऑयल पर डिपेंडेंट था। उसके लिए कई बार वॉर भी लड़े, डिक्टेटर्स के साथ डील्स करी, यहाँ तक कि पूरी फॉरेन पॉलिसी इसके आसपास बनाई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। यूनाइटेड स्टेट्स अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ के और सऊदी अरब और रूस को एक साथ पछाड़ के वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। और एनर्जी डिपेंडेंस के खत्म होने के बाद अमेरिका की गल्फ में प्रेजेंस सेल्फ प्रेजर्वेशन से ज्यादा पावर प्रोजेक्शन की तरफ शिफ्ट हो गई। मतलब अब यूएसए अपने एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं था। वो अपनी जरूरत से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी करने लगा और सरप्लस एक्सपोर्ट भी करने लगा। तो फिर यूएसए को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान से क्या फर्क पड़ता है, और क्यों उसने ईरान पे अटैक किया? और आज भी खजाना और खून बहाकर यूएसए ये वॉर लड़ रहा है जब उसे ऑयल की कोई जरूरत ही नहीं। यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच लोकेटेड है और कनाडा और मैक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये 2 ओशंस का एक्सेस यूएसए को ग्लोबल रीच देता है और यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2024 में यूएसए ने $997 बिलियन अपने मिलिट्री पे खर्च करे, लगभग $1 ट्रिलियन, वो भी एक साल में। मतलब नेक्स्ट 10 कंट्रीज के कंबाइंड खर्च से भी ज्यादा। नाटो, जो कि दुनिया के इतिहास में सबसे पावरफुल मिलिट्री कोalition है, यूएस सिर्फ उसे लीड नहीं करता बल्कि फाइनेंस करता है। नाटो के टोटल स्पेंडिंग का 66% अमेरिकन टैक्स पेयर से आता है। यूएसए टोटल 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता है, बाकी पूरी दुनिया मिला के बस 4 ऑपरेट करती है। हर कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस है, अमेरिकन टेरिटरी का एक हिस्सा जो अर्थ पे किसी भी कंट्री के कोस्ट पर पार करा जा सकता है, वो भी शॉर्ट नोटिस पर बिना परमिशन मांगे। यूएस के 750 मिलिट्री बेस 80 कंट्रीज में फैले हुए हैं। कंपेयर करें तो रूस के पास 40 से भी कम फॉरेन बेस है और चाइना के पास 5 से भी कम। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, एक ग्लोबल ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मतलब जब वॉशिंगटन कोई फैसला सुनाता है, तब दुनिया की हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अमेरिकन बूट्स, प्लेन्स और शिप्स की रीच होती है। अब यूएसए को भले ही मिडिल ईस्टर्न ऑयल की जरूरत ना हो, उनके एलाइज को इसकी डेस्परेट जरूरत है। अब बात करते हैं यूएसए की सुपर पावर पेट्रो डॉलर के बारे में। यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। जब जापान सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है, 2 कंट्रीज जिनका यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। ऐसे ही ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में डॉलर का ही यूज होता है। अब यूएसए का ये अरेंजमेंट बाय एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इंजीनियर किया गया था। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए एक अकेली ऐसी मेजर पावर था जिसका इंडस्ट्रियल बेस इंटैक्ट था और उनके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड भी था। तो एक डील हुई और दुनिया की हर करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ दिया गया। सिर्फ एक गोल्ड बैक्ड करेंसी बची, डॉलर। लेकिन 1951 में सिचुएशन ने एक बड़ा
बड़ा टर्न लिया और मोहम्मद मोसादेक ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। पावर में आते ही उन्होंने एक 9 पॉइंट लॉ पास करके AIOC को डिस्पोजेस करा और उसकी जगह लेने के लिए नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी की शुरुआत करी, जिससे ईरान का ऑयल नेशनलाइज हो गया और ईरान का प्रॉफिट ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्रीज की जगह ईरान की जनता को मिलने लगा। ये बात US और ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा शायद ईरान आगे सोवियत यूनियन से हाथ मिला लेगा। इससे बचने के लिए US के CIA और ब्रिटेन की MI6 ने लॉन्च करा एक सीक्रेट ऑपरेशन एजैक्स। उन्होंने मोहम्मद मोसाद्देक को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और ईरान के जो मौजूद शाह थे मोहम्मद रिजा पालवी को वापस ईरान का लीडर बना दिया। लेकिन इस बार शाह के कंट्रोल में USA का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, फिर वो चाहे एनर्जी डील्स हो या फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये सब ईरान की आम जनता को एक इंसल्ट की तरह महसूस हुआ जब USA एक डेमोक्रेसी ने उनके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाकर वेस्टर्न सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। बाद में बात और बिगड़ गई जब शाह ने सीक्रेट पुलिस सावक का इस्तेमाल किया, जिससे उसका रूल अथॉरिटेरियन होता चला गया। यहीं से इस फ्रेज डेथ टू अमेरिका का ओरिजिनेशन हुआ। अब USA का इन्फ्लुएंस तो ईरान में स्ट्रॉन्ग था, पर उनके लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों था? ईरान की लोकेशन थी मिडल ईस्ट और सोवियत यूनियन के बीच में। US ईरान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे सोवियत यूनियन मिडल ईस्ट के ऑयल से दूर रहे। तो उसने ईरान को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग और इक्विप बनाना चालू किया। इसके चलते साल 1957 में US प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम लॉन्च करा। इस प्रोग्राम के चलते USA ने खुद अपने हाथों ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नॉलेज से इक्विप करा और उनका न्यूक्लियर इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करी। तेहरान यूनिवर्सिटी में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया। यहाँ तक कि ईरान के साइंटिस्ट पढ़ने के लिए MIT तक गए। US ने ईरान की मेडिकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में भी काफी हेल्प की। फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने एक शॉकिंग डिसीजन अनाउंस करा। उन्होंने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। अब डॉलर बैक था बस यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के विश्वास और क्रेडिट पर। हर लॉजिक से डॉलर का कोलैप्स होना तय था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1974 में US ने सऊदी अरेबिया के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सक्लूसिवली US डॉलर्स में ही बेचेगा। बदले में US सऊदी रॉयल फैमिली को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगी और उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेगी। उन्हें देख ओपेक के सभी मेंबर्स डॉलर में ट्रेड करने लगे। ग्लोबल ऑयल, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी, एक्सक्लूसिवली डॉलर में ट्रेड होने लगी। शेल रेवोल्यूशन के पहले जब USA मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे डिपेंडेंट था, तब ईरान एनर्जी पॉलिटिक्स का एक बड़ा प्लेयर था और वो चाहता तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता था। उस दौरान वेस्टर्न कंट्रीज की एनर्जी नीड्स का 16% क्रूड ऑयल, 31% रिफाइंड प्रोडक्ट्स और 77% तक बंकर फ्यूल्स ईरान सप्लाई करता था। तो इस पावर को कमजोर करने के लिए वेस्टर्न डिप्लोमेटिक लॉबी ने ईरान पर प्रेशर डालकर उनसे ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाए जिसमें लैंड, लेबर और ऑयल तो ईरान का था, लेकिन फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 1979 में आयतुल्ला खुमैनी ईरान की जनता के साथ मिलकर रेवोल्यूशन करते हैं, मास प्रोटेस्ट, जिसका रिजल्ट एक एग्जाइल लीडर खुमैनी पावर में आ जाते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक बनाते हैं। इसे US कंट्रोल का ईरान में गेम ओवर हो गया। आयतुल्ला खुमैनी ने USA के सभी न्यूक्लियर और दूसरे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और USA डिप्लोमेट्स को भी पकड़ लिया और ये भी कहा कि ये प्रोटेस्ट यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि धीरे धीरे बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी ओवरटेक कर इस्लामिक रूल लेकर आएंगे। फिर 1980 में ईरान इराक वॉर का यूज करके यूनाइटेड स्टेट्स खुमैनी को पावर से हटाने की कोशिश करता है। इराक ईरान पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है। USA इससे भी मुंह फेर लेता है। ईरान UN के साथ साथ कई जगह इन अटैक्स के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। 1988 ईरान इराक वॉर से ईरान का रेजिम चेंज तो नहीं होता, पर ईरान और USA के बीच बातचीत का स्कोप पूरी तरह खत्म हो जाता है। पर 1989 में आयतुल्ला खुमैनी, जो कि न्यूक्लियर के अगेंस्ट थे, उनकी मौत हो जाती है और उनकी जगह लेते हैं अली खामेनेई। इराक वॉर के बाद ईरान को यह समझ आ गया था कि कोई उनका साथ नहीं देगा। एक तरफ USA बैक्ड अरब्स, इजराइल और USA खुद उनके अगेंस्ट थे। तो ईरान ने USA से डायरेक्ट लड़ने की बजाय मिडिल ईस्ट में इजराइल एंड अरब रॉयल फैमिलीज के अगेंस्ट जो भी छोटे ग्रुप्स थे, जैसे पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतीज, इनको पैसे और वेपन्स में सपोर्ट करना चालू करा और इन्हें अपनी प्रॉक्सी बना लिया। इस ऑपरेशन को ईरान एक्सिस ऑफ डिफेंस बोलता है। इससे हुआ यह कि मिडिल ईस्ट की जो आम जनता थी, जो इजराइल के खिलाफ थे, पैलेस्टाइन सपोर्टर थे, अरब फैमिली से नाराज थे या बस अपनी सरकार से नाराज थे, ईरान इन सब का सपोर्टर बन गया। इसे सऊदी और बाकी अरब रॉयल्स को भी डर लगा कि ईरान सच में इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आ गया तो ईरान को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे की कहानी और भी गहरी है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि असली गेम अभी बाकी है।